नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में जो है आपको कम्यूटेशन पढ़ाया जा रहा था, उसके आगे का टॉपिक अब हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। उससे पहले एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट, तो पॉइंट में क्या है, कम्यूटेशन पीरियड। कम्यूटेशन पीरियड, कम्यूटेशन पीरियड टीसी का मान कितना होता है लगभग, तो 1/500 सेकंड होता है। इसी को आप लिख सकते हैं 2 मिली सेकंड। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 मिली सेकंड लिख सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको लिखना जरूरी है। तो पुअर कम्यूटेशन, पुअर कम्यूटेशन, पुअर कम्यूटेशन या वीक कम्यूटेशन या वीक कम्यूटेशन के कारण मतलब किस कारण से जो है ये कम्यूटेशन होता है, पुअर कम्यूटेशन। भाई पुअर कम्यूटेशन या पुअर कम्यूटेशन का मतलब क्या है, पुअर कम्यूटेशन का मतलब है कि ब्रश तथा कम्यूटेटर के बीच किसी कारण से स्पार्किंग होना पुअर कम्यूटेशन कहलाता है। पुअर कम्यूटेशन कहलाता है। तो कारण देखना है ना, तो कौन कौन से कारण हैं, तो थोड़ा दूसरा मार्कर मैं ले लेता हूँ। कौन कौन से कारण है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहला कारण क्या है भाई, ब्रश का एमएनए पर ना होना। ब्रश का एमएनए पर ना होना। देखिए, ब्रश का एमएनए पर ना होना या फिर ब्रश एक्सिस का एमएनए पर ना होना, लिख सकते हैं, या ब्रश एक्सिस का मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर ना होना। ब्रश एक्सिस का एमएनए पर ना होना, सिंपल सी बात है। अगर एमएनए पर क्या होता है, जो हमारी कॉइल वगैरह होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, वहाँ पर ईएमएफ क्या होता है, 0 होता है, तो कोई भी चांस नहीं बनता है वहाँ पर स्पार्किंग का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या अगला पॉइंट क्या है, ब्रश पर एक समान प्रेशर ना होना। ब्रश पर एक समान प्रेशर ना होना, समझ में आया। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, लिखना है। और लैप वाइंडिंग के साथ इक्विलाइजर रिंग का ना जुड़ा होना। इक्विलाइजर रिंग का ना जुड़ा होना। देखिए, लैप बाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल आप पाथ ज़्यादा होते हैं। तो पैरेलल आप पाथ जब ज़्यादा होते हैं तो प्रत्येक पैरेलल आप पाथ में कॉइल होती है, तो प्रत्येक कॉइल में, प्रत्येक पैरेलल आप पाथ में ईएमएफ वोल्टेज का मान अलग अलग होने की वजह से उनके बीच में, प्रत्येक कॉइल के बीच में, प्रत्येक पैरेलल आप पाथ के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्रत्येक किन्हीं 2 पैरेलल आप पाथ के बीच में एक सर्कुलेटिंग करंट क्या करती है, फ्लो करती है। समझ में आया। और वो सर्कुलेटिंग करंट अनवांटेड करंट है, अनडिजायर है। ठीक है,
तो वो उसे नहीं होना चाहिए। तो उस करंट को ख़त्म करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझ में? उस सर्कुलेटिंग करंट को ख़त्म करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब आर्मेचर के पैरेलल आप पाथ में जब सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी तो ऐसी कंडीशन में जो है कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग होगा। तो उस स्पार्किंग को जो है कम करने के लिए हम इक्वलाइजर रिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इक्वलाइजर रिंग को हम केवल और केवल लैप बाइंडिंग में ही यूज करते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर कई सारे पैरेलल पाथ होते हैं, समझ में आया। लेकिन अगर हम वेब बाइंडिंग की यूज करें तो केवल 2 पैरेलल पाथ होंगे, केवल क्या होंगे, 2 पैरेलल पाथ होंगे। तो वहाँ पर करंट कम होगी, सर्कुलेटिंग करंट बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत कम पैरेलल पाथ हैं। लेकिन यहाँ पर पैरेलल पाथ ज़्यादा हैं, कई सारे पैरेलल पाथ हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट होगी। समझ में आया। अब पैरेलल पाथ की अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे एक कॉइल हो गया, 2 कॉइल हो गया, 3 कॉइल हो गया, 4 कॉइल हो गया, ठीक है। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा जगह है, उसे मिटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे, उसको आगे मैं समझा दूंगा। जब इक्वलाइजर रिंग आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो इसमें अगर अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मशीन में बी ओवरलोडेड, मशीन में बी ओवरलोडेड। भाई मशीन पे अगर ओवरलोड होगा तब भी कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच जो है स्पार्किंग होती है। तो वो भी एक क्या है, पुअर कम्यूटेशन होता है ओवरलोडिंग कंडीशन में भी, ठीक है। ओवरलोडिंग कंडीशन में भी पुअर कम्यूटेशन होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ना होना, मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ना होना। भाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होगा, अगर नहीं होगा तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा, जिससे स्पार्किंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब ये हो गया तो अब इसको यहाँ तक मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ना होना। और अगला पॉइंट है मैग्नेटिक इंटरपोल का ना होना। समझ में आया। देखिए मैग्नेटिक इंटरपोल का ना होना, इंटरपोल अगर नहीं रहेगा तब भी हमारा क्या होता है, स्पार्क कम्यूटेशन पुअर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करता है। रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में भी आगे हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। अब अगला कारण क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट कॉइल में रिएक्टेंस वोल्टेज का प्रोड्यूस होना। अगला पॉइंट क्या है, SHORT, शॉर्ट सर्किट कॉइल में रिएक्टेंस वोल्टेज का प्रोड्यूस होना। समझ में आया। तो रिएक्टेंस वोल्टेज का क्या, प्रोड्यूस होना। तो ये सब कारण है आपके क्या कहते हैं, पुअर कम्यूटेशन के क्या है, ये सब कारण है। समझ में आया। और एक कारण और है कि किन्हीं 2 कॉपर सेगमेंट, भाई कॉपर सेगमेंट कहाँ पर होगा, कम्यूटेटर पर होगा, क्योंकि किन्हीं 2 कॉपर सेगमेंट के बीच हाई वोल्टेज का होना, किन्हीं 2 कॉपर सेगमेंट के बीच
वोल्टेज का इंक्रीज होना, वोल्टेज का इंक्रीज होना। तो किन्हीं दो कॉपर सेगमेंटों के बीच में अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या बनती है, स्पार्किंग होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल रीजन है। वैसे क्या कहते हैं, पुअर कम्यूटेशन होने के एक आपके मैकेनिकल रीजन होता है और एक इलेक्ट्रिकल रीजन होता है। ठीक है, और ट्रेलिंग पोल टिप पर जो है करंट डेंसिटी का क्या होना, इंक्रीज होना, ट्रेलिंग एज्ड पर। ठीक है, ट्रेलिंग एज्ड पर करंट डेंसिटी का इंक्रीज होना। एक अगला आपका पॉइंट है ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग, अभी लिख ले रहे हैं, बाद में हम आपको इसको क्या करेंगे बताएंगे। करंट डेंसिटी, डेंसिटी का इंक्रीज होना, इंक्रीज होना, इसके बारे में आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जो है पुअर कम्यूटेशन होने के। तो पुअर कम्यूटेशन होने के ये सारे क्या हैं, कारण हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो है हमारा कम्यूटेशन पुअर होता है। अब देखिए रिएक्टेंस वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है। देखिए होता क्या है कि कॉइल में, जैसे ए नंबर कॉइल है हमारी, तो मान लीजिए हमारी क्या है, ए नंबर कॉइल है। ये क्या है हमारी, ए नंबर कॉइल है। ये हमारी क्या है, ए नंबर कॉइल है। ठीक है, तो ये ए नंबर कॉइल है। तो ए नंबर कॉइल में पहले करंट आईसी इस दिशा में फ्लो कर रही थी कि नहीं। लेकिन फिर जब कम्यूटेशन होता है तो कम्यूटेटिंग कॉइल है, तो जब कम्यूटेशन होने के बाद जो है करंट का रिवर्स होना ही कम्यूटेशन कहलाता है। आपको पता है भाई, करंट का रिवर्स होना ही कम्यूटेशन कहलाता है। अब इसी कॉइल में, इसी ए नंबर कॉइल में कम्यूटेशन होने के बाद करंट की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी कॉइल में कम्यूटेशन होने के बाद करंट की दिशा हमारी क्या हो जाती है भाई, चेंज हो जाती है, आपको पता है। तो अब इसमें करंट की दिशा क्या हो जाती है, एक कम्यूटेशन के पहले, ये नंबर कॉइल है, क्या है, आईसी है। तो भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, शॉर्ट सर्किट कॉइल है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट कॉइल है। यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस कॉइल को क्या माना है, कम्यूटेटिंग कॉइल, कम्यूटेटिंग कॉइल, समझ में आया, कम्यूटेटिंग कॉइल। और ये भी क्या है, कम्यूटेटिंग कॉइल, टेटिंग कॉइल, समझ में आया। तो कम्यूटेटिंग कॉइल में जब करंट की दिशा क्या होती है, चेंज होती है, करंट क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप पढ़े हैं भाई, सिंपल सी बात है, ये भी तो एक कॉइल ही है, ये भी क्या है, एक प्रकार की कॉइल है। तो इस कॉइल का कुछ न कुछ क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। इस कॉइल का क्या होता है, कुछ न कुछ इंडक्टेंस होता है। तो उस इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो उस सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से उसमें करंट चेंज होने की वजह से, उसमें करंट चेंज होने की वजह से एक रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एक रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है हमारा, प्रोड्यूस होता है। और वो रिएक्टेंस वोल्टेज जो होता है ना, वो भी एक सर्कुलेटिंग करंट क्या कराता है, फ्लो कराता है। उस वोल्टेज की वजह से जो है कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में क्या होता है, एक स्पार्किंग होता है। समझ में आया, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में हमारा क्या होता है, स्पार्किंग होता है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से भी हमारा क्या होता है, स्पार्किंग होता है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए हम इंटरपोल का यूज करते हैं। तो इंटरपोल को यूज करके उसके रिएक्टेंस वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं। समझ में आया। एक चीज़ और, रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से जो है कम्यूटेशन पीरियड का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कम्यूटेशन पीरियड का मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पुअर कम्यूटेशन होता है। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि कैसे जो है रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं रिएक्टेंस वोल्टेज की बात करूं
तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब करंट कैसे चेंज होगा ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे भाई। काम्यूटेटिंग कॉइल में करंट का रिवर्स होना ही काम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई आर्मेचर कॉइल है तो उसमें करंट का रिवर्स होना ही क्या कहलाता है, काम्यूटेशन कहलाता है। तो जिस कॉइल का काम्यूटेशन होता है उसे काम्यूटेटिंग कॉइल कहते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप रिएक्टेंस वोल्टेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिएक्टेंस वोल्टेज। अगर आप रिएक्टेंस वोल्टेज की बात करेंगे तो पहले हम विस्तृत से यहाँ पर लिखते हैं। जिस आर्मेचर कॉइल का काम्यूटेशन होता है उसे काम्यूटेटिंग कॉइल कहते हैं। समझ में आया? उसे काम्यूटेटिंग कॉइल कहते हैं। इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होने के कारण जब इसमें करंट चेंज होता है, करंट की दिशा चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? प्लस IC से माइनस IC। करंट की दिशा क्या होती है? चेंज होती है भाई। IC पहले कॉइल में पहले इस कॉइल में जो करंट थी हमारी वो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन जब करंट रिवर्स होने के बाद कॉइल में करंट हमारी क्या हो जाती है? इस डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये प्लस IC हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस IC हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज़ है। तो अभी इसको मिटा देते हैं, बाद में हम बना देंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। करंट चेंज होती है, करंट की दिशा क्या हो जाती है? चेंज होती है। करंट के चेंज होने से काम्यूटेटिंग कॉइल में एक EMF इंड्यूस होता है, जिसे सेल्फ इंड्यूस EMF कहते हैं। सेल्फ इंड्यूस EMF कहते हैं। और इस EMF को रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। जिस कॉइल का काम्यूटेशन होने जा रहा है या जिसका काम्यूटेशन हो रहा है उसमें करंट की दिशा क्या होगी? चेंज होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक बार करंट इस डायरेक्शन में तो एक बार करंट उस डायरेक्शन में, तो भाई उसमें जो फ्लक्स होगा उसकी भी दिशा क्या होगी? चेंज होगी। तो दिशा चेंज होने की वजह से फ्लक्स की दिशा क्या हो गई? चेंज हो गई। तो उस कंडीशन में फैराडे के नियम के अनुसार उसमें एक EMF क्या होता है? इंड्यूस होता है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार उसमें EMF क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और वो EMF सेल्फ इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न हुआ है।
इस वजह से उसे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और उसी ईएमएफ को हम रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज। इसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से, रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से ब्रश तथा कम्यूटेटर के बीच स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होती है, जिससे 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 कम्यूटेशन वीक हो जाता है, वीक हो जाता है। कम्यूटेशन क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो पहले हम रिएक्टेंस वोल्टेज का कैलकुलेशन करेंगे। रिएक्टेंस वोल्टेज का क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे मैं एक कॉइल बना दे रहा हूँ। ये सिंपल सी बात है। क्या कहते हैं, आपको दिख रहा होगा। यही हमारी कम्यूटेटिंग कॉइल है, ठीक है। ये हमारी कम्यूटेटिंग कॉइल है। तो मैं एक ही बनाता हूँ, ज़्यादा मैं बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि पीछे आप लोग समझ गए हैं कि कैसे उसमें करंट की दिशा क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। मैं एक ही बना रहा हूँ। तो अभी करंट की दिशा इसमें क्या था? आपका आईसी था, तो ये प्लस था इस दिशा में, मान लिया। तो जब कम्यूटेटिंग कॉइल में करंट की दिशा क्या हो गई? चेंज हो गई। तो करंट की दिशा जब चेंज हो जाएगी कम्यूटेटिंग कॉइल में, तो इसकी करंट की दिशा ये हो गई, तो ये हमारी माइनस आईसी हो जाएगी चेंज होने पर। ये किस कंडीशन में है? करंट चेंज होने पर, करंट चेंज होने पर, ठीक है। कम्यूटेशन के समय करंट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में अब रिएक्टेंस वोल्टेज की बात करें तो आप सोचिए कि इसी कॉइल में, मतलब ये जो हमारी कॉइल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा यल। यल क्या है? इंडक्टेंस है। यहाँ पर यल हमारा क्या है? इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में होता है। इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, करंट अभी इधर फ्लो कर रहा था, फिर कम्यूटेशन हुआ तो करंट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो करंट पहले पॉजिटिव, मतलब इस दिशा में जा रहा था, फिर अब करंट क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो करंट चेंज हुआ ना। तो करंट चेंज हुआ, मतलब करंट की दिशा चेंज हुई। तो करंट की दिशा चेंज होने की वजह से जो है यहाँ पर इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, आप फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ला जब वहाँ पर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। तो करंट चेंज हो या करंट की दिशा चेंज हो, तो उसकी वजह से ईएमएफ हमारा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जब इंड्यूस होगा, तो इसी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो आपको पता है कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो वोल्टेज होता है V बराबर क्या होता है? यल
डी आई अपान क्या होता है, डी टी होता है। अब यहाँ पर डी आई बराबर क्या लिखेंगे, डी आई बराबर करंट पहले कितना थी, प्लस आई सी था, अब कितना हो गया, माइनस आई सी। तो सिंपल सी बात है, आई सी माइनस फिर माइनस आई सी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आई बराबर कितना हो जाएगा, 2 आई सी करंट हो गया। कम्यूटेशन होने में लगा समय, कम्यूटेशन होने में लगा समय, ठीक है। तो कितना लगा, डी टी बराबर आपका कितना हो जाएगा, टी सी। कम्यूटेशन होने में लगा समय क्या है आपका, टी सी है, जिसका मान आपका 2 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू आप याद रखिएगा, अभी तो हम टी सी मान के क्या करेंगे, चलेंगे। तब यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा मिलता है V बराबर आपका कितना मिलता है भाई, यल डी आई के स्थान पे क्या होगा, 2 आई सी होगा, बटे कितना हो जाएगा, टी सी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यल 2 यल आई सी बटे आपका क्या होगा, टी सी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसी को तो रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं, V बराबर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये V, इसी को हम रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं, वी आर। या फिर यहाँ पे कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वी आर, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, रिएक्टेंस वोल्टेज। तो रिएक्टेंस वोल्टेज वी आर बराबर आपका क्या है, 2 यल आई सी बटे क्या है, टी सी, ठीक है। आई सी क्या है बताइए, कॉइल करंट है। आई सी क्या है, कॉइल करंट। आई सी हमारी क्या है, कॉइल करंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब कॉइल करंट हो चाहे कोई भी करंट हो, वो लोड पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा भाई। लोड होगा तभी तो करंट फ्लो करेगी, उससे पहले तो फ्लो नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर देखिए टी सी बराबर कितना है, आपको पता है टी सी बराबर ब्रश विड्थ है भाई। ब्रश विड्थ मतलब क्या, एक चौड़ाई है, एक डिस्टेंस है, दूरी बटे क्या होता है, समय। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ब्रश विड्थ, ब्रश विड्थ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टी सी बराबर आपका क्या होता है, ब्रश विड्थ बटे क्या होता है, पेरिफेरल स्पीड, पेरिफेरल स्पीड ऑफ कम्यूटेटर इन मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद भाई और आगे आपको बताना है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज का मान कितना आया भाई, वी आर बराबर आपका कितना आ गया, वी आर बराबर आपका 2 यल आई सी बटे टी सी। अब यहाँ पर जो टी सी था विड्थ ब्रश विड्थ बटे वी, वी क्या है, पेरिफेरल स्पीड, पेरिफेरल स्पीड ऑफ कम्यूटेटर इन मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो यहाँ पे रख सकते हैं वी आर बराबर आपका भाई सिंपल सी बात है 2 यल आई सी इंटू वी बटे आपका क्या हो जाएगा, ब्रश विड्थ। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो रिएक्टेंस वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रहा है, ब्रश के विड्थ पर भी डिपेंड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, और लोड करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस पे भी अभी डिपेंड कर रहा है। समझ में आया, किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस। अगर मैं रिएक्टेंस वोल्टेज की बात करूं तो ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इसमें पहला पॉइंट है रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज आर्मेचर कोर लेंथ के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है भाई।
कॉइल की लंबाई बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, आर्मेचर कोर लेंथ बढ़ रहा है तो कॉइल की लंबाई भी बढ़ेगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज कॉइल के टर्न के स्क्वायर के समानुपाती होता है, भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो हमारा यल है वो सीधा इस प्रोपोर्शनल होता है यानी स्क्वायर के, ठीक है। तो इस वजह से जो है, और यल हमारा यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो इंडक्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ आर्मेचर कोर या कॉइल, ठीक है। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंडक्टेंस उसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंडक्टेंस बढ़ेगा तो रिएक्टेंस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज आपका वी आर बराबर क्या होता है, क्या कहते हैं, 2L इंटू वी बटे आपका ब्रश विड्थ, ठीक है, ये चीज़ है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज कॉइल के टर्न के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो ये मेन चीज़ है। और एक अगला पॉइंट है, जो रिएक्टेंस वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, कॉइल पिच पे। रिएक्टेंस वोल्टेज कॉइल पिच पर डिपेंड करता है, कॉइल पिच पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये मेन पॉइंट है जो एकदम क्या कहते हैं, फैक्ट हैं, एक स्टैंडर्ड बुक से आपको क्या किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज इन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से पुअर कम्यूटेशन हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको जानना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, मनोबल मेरा डाउन हो जाता है, इसी वजह से पढ़ाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।